So today we are starting with nuclear reactions. तुम्हारे पास कभी भी कोई भी दो न्यूक्लियाई या तो आपस में मिलके फ्यूज करेंगे जिसको तुम बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर एक हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा डॉटर न्यूक्लियाई में। पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा डॉटर न्यूक्लियाई में जिसको तुम बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। So in the nuclear reaction, some particles will combine और a particle will disintegrate, form a unstable, एक intermediate stage बनाएगा जो होती है तुम्हारे पास unstable. So किसी भी प्रोसेस की अगर तुम इक्वेशन लिखोगे so you may write it as A plus B will give you an intermediate particle which is I star. जब भी स्टार लगेगा तो उसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो स्पीशी है वो हायर एनर्जी स्टेट पर है। हायर एनर्जी स्टेट का मतलब कि वो अनस्टेबल होगा उस टाइम के लिए, और उसके बाद ये दोबारा फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा और तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। साथ में क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सो इस केस में जो तुमने अपने दो पार्टिकल्स जो लिए हैं ए और बी, जो तुम्हारे रिएक्टेंट साइड पे है, इनका कुछ मासेस भी रहा होगा। तो तुम्हारे पास जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो उसमें मास अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एनर्जी की फॉर्म में। मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जिसकी वजह से अगर तुम अपने रिएक्टेंट का मास से देखोगे तो वो कुछ और होगा, प्रोडक्ट साइड पे मास को कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ और होगा। मतलब मास तुम्हारा रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड पे आते आते डिक्रीज हो गया। तो तुम्हारे पास टर्म आती है मास डिफेक्ट की। टर्म किसकी आती है? मास डिफेक्ट। सो वी विल से मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। Mass defect of nuclear reaction, this will be the mass of the reactant minus mass of the product. लेकिन यहाँ पे मास देखना किसका है? सिर्फ न्यूक्लियस का, एटम का मास नहीं देखना है। अगर तुम्हारे प्रॉब्लम में तुम्हें एटम का मास दिया हुआ है तो एटम के मास में से न्यूक्लियस का मास कैसे निकालोगे? It will be given by the total mass of the atom minus mass of the electrons in the given atom. That will be the mass of the nucleus. So mass of nucleus of any atom will be equal to the mass of atom माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन एटम। ठीक है, तो मास डिफेक्ट पे वापस आते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे तुम्हारे पास स्पीशीज ए और बी है, सो यू विल से द मास डिफेक्ट डेल्टा एम विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस क्या करेंगे हम, मास ऑफ सी एंड मास ऑफ डी। तो तुम्हें अपनी इक्वेशन के लिए, रिएक्शन के लिए मास डिफेक्ट पता चल गया। अगर मास डिफेक्ट मिल जाएगा तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। सो द रिलीज एनर्जी डेल्टा ई, मास ने अपने आप को क्या किया, एनर्जी में कन्वर्ट किए। सो यू विल से दैट द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर डेल्टा एम को हम ले एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म्स में, तो वहां पे आप एनर्जी को डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने डाल दी और डेल्टा एम जो तुम्हारा मास है उसको केजी में ना लिख के हमने एटॉमिक मास यूनिट में डाला। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि वन एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी कंटेन्ड होती है। तो हम अगर अपने मास डिफेक्ट को डायरेक्टली उस एनर्जी की टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फिर रिएक्शन में रिलीज एनर्जी, रिएक्शन की रिलीज एनर्जी। ये वाली जो रिलीज एनर्जी जो होती है इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू का मतलब क्या है? It is the difference in the rest mass energies of all the particles and nuclei before reaction and those of products found after reaction. तो जब भी तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जितने भी तुम्हारे पास मासेज जो थे उनका रेस्ट मास देखना है। सिंस यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो हो सकता है उनके पास कुछ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वजह से उनके पास जो कांटिक एनर्जी आएगी वो बहुत कम होगी। तो इसको नेग्लेक्ट करके हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट मास की बात करेंगे। So it is equal to the difference in the rest mass of the reactant before reaction and the rest mass of the product after the reaction. ठीक है? Let us now understand what are the different types of nuclear reaction which are possible in any case. So हमारे पास binding energy per nucleon versus mass number का एक कर्व है। ये कर्व आयरन 56 पे, Fe 56 पे क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। अगर हम बीच के कुछ एलिमेंट देखें तो आपको ये एलिमेंट्स कौन से दिखेंगे? सबसे पहला स्टेबल न्यूक्लियाई होगा आपके पास हीलियम का, then you will be having a stable nuclei of carbon 12, this is helium 4, and then the next one will be for oxygen 16, और उसके बाद ग्राफ आपका बढ़ता है
मैक्सिमम ग्राफ आपको मिलता है फॉर आयरन, और उसके बाद आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो इन जनरल द न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी categorized as in general nuclear reactions can be classified as दो मेन कैटेगरीज हैं. सबसे पहले तो आपके पास होगा फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई अपने आप को फ्यूज करके एक हैवियर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे. और दूसरा आपके पास होगा फिशन रिएक्शन, जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होके दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाएगा जो स्टेबल होने चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इन बहुत छोटा सा एग्जांपल है फ्यूजन रिएक्शन का, तो लेटर से आपके पास एक न्यूक्लियाई है ए और दूसरा न्यूक्लियाई है आपके पास बी. तो अगर आप ए और बी को अगर देखोगे तो ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कहीं पे होगी, एंड सिमिलरली बी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का भी कोई लेवल होगा. ए और बी आपस में फ्यूज होके एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा. जब भी दो पार्टिकल्स मिलके फ्यूजन कर रहे हैं तो जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट होना चाहिए वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज कभी भी तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगी. ठीक है, सो यू विल राइट डाउन दैट से फॉर एग्जांपल द मास नंबर ऑफ ए वाज इक्वल टू 5 एंड दैट ऑफ बी वाज इक्वल टू 10. तो हमारे पास सी जो मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो उसका मास नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा. लेकिन सिर्फ मास नंबर नहीं देखना है, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखनी है, आपको देखना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो आपके पास रिजल्टेंट सी जो मिलेगा उसका कितना होगा, मास नंबर लेटर से 55. जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी उनमें 4 कॉन्जर्वेशन लॉस के साथ साथ तुम्हारे पास एक एडिशनल कॉन्जर्वेशन लॉ और फॉलो होते हैं. वो 4 कौन कौन से कॉन्जर्वेशन लॉ होते हैं वो देखिए. सबसे पहला कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी. कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास हमेशा वैलिड होना चाहिए. दूसरा कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड होना चाहिए. देन कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, conservation of linear momentum, and the fourth one is conservation of spin angular momentum. spin angular momentum. कोई भी तुम्हारे पास जो फिजिक्स में फिनोमेना होगा उसमें ये 4 कॉन्जर्वेशन लॉज हमेशा ही वैलिड होंगे. अगर ये वैलिड नहीं हुए इट मींस आपके फिनोमेना में कोई डेटा मिसिंग है, कोई डेटा मिसिंग है, और मिसिंग डेटा को हमें फाइंड आउट करना होगा सो दैट द कॉन्जर्वेशन लॉज आर ऑलवेज हेल्ड ट्रू. बट इन द केस ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन एक पांचवे टाइप का कॉन्जर्वेशन लॉ और इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल. कॉन्जर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब जितने तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स बिफोर रिएक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको आफ्टर रिएक्शन पे मिलने चाहिए. तो जो मैंने यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन लिखी है इसमें आपको रिजल्टेंट क्या मिला था, सी. सी का न्यूक्लियॉन नंबर कितना है, 55. तो आपके रिएक्टेंट साइड पे भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होने चाहिए, 55 ही होने चाहिए. अदरवाइज आप इसको ऐसे डिड्यूस कर सकते हो कि मान लीजिए ए के नंबर ऑफ स्पीशीज जो आपने लिए थे वो 3 लिए और बी के आपने लिए 4. तो ए के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, सिंगल एटम अगर आप ए का लेते तो उसमें 5 न्यूक्लियॉन मिलते, 3 एटम लिए टोटल कितने हो गए, 15. सिमिलरली बी के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स कितने हो गए, 40. तो रिजल्टेंट में आपको कितना मिलना चाहिए, हमेशा 55. 15 प्लस 40, तो सी का मास नंबर कितना मिलेगा आपको, 55. और साथ में कुछ मिलेगी आपको एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस व्हिच विल बी नोन एज द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. डेल्टा ई को आप क्या बोलेंगे, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन. This is an example for the fusion reaction. Similarly, we can also write down a sample example for the fission. Fission के केस में क्या होगा, आपके पास एक न्यूक्लियाई है, ग्राफ में देखिए न्यूक्लियाई X, which is called as the parent nuclei. ये पेरेंट न्यूक्लियाई हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ था, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा न्यूक्लियाई क्या था, अनस्टेबल. तो वो डिसइंटीग्रेट होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में. सो लेट अस से दैट द X has disintegrated into 2 nuclei. दो जो बनेंगे उनमें से एक तो मिला आपको Y और दूसरा मिला आपको Z. और अगर देखोगे तो Y और Z दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो क्या है, X से ज्यादा है. तो इसलिए X डिसइंटीग्रेट हो सकता है. X क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेट.
तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो से फॉर एग्जांपल x जो आपके पास था, इसका मास नंबर था 150. सो x विल डिसइंटीग्रेट इनटू y एंड z इन सच अ वे दैट लेट अस से y का जो मास नंबर आपको मिला वो 60 मिला, तो z का कितना रहा होगा? 90. न्यूक्लियन नंबर का हमेशा कॉन्जर्वेशन मिलेगा और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी. सो कुछ इस टाइप से आपके पास कोई भी फ्यूजन रिएक्शन हो. समझ में आया? सो न्यूक्लियर फिशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले जब हम फिशन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल में क्या लिया था कि हमारे पास एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर था 150 और ये डिसइंटीग्रेट हुआ y और z में और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज की. y का हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर माना था 60, तो z का हमें कितना मिला? 90. z का कितना मिला? 90. ठीक है, दिस इज द फिशन रिएक्शन. नाउ फॉर दिस, अगर कोई भी तुम्हारे पास फिशन रिएक्शन होती है तो या तो वो हो सकती है स्पॉन्टेनियस कि खुद ही वो डिसइंटीग्रेट हो, या फिर जनरली जो आपको नेचर में देखने को मिलता है वहां पे आपको इस रिएक्शन को इंड्यूस करवाना होता है. मतलब आप एक्सटर्नली कोई एनर्जी को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे सो दैट जो न्यूक्लियर अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसको एक एडिशनल एनर्जी मिल गई जिसको लेके वो क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट करेगा. सो फर्स्ट यू विल सप्लाई सम एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द एक्स इनटू इट्स न्यूक्लियन. सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट x into nucleons. कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? दिस इज द इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड एंड इट विल बी इक्वल टू मास नंबर इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट सिंगल न्यूक्लियन ऑफ द एलिमेंट x. एक न्यूक्लियन को अगर आपने स्प्लिट करवाना है तो आपको एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी है? Ex, विच इज बेसिकली योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. Ex के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. टोटल न्यूक्लियंस कितने थे? 150. तो आपको टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी? 150 इंटू Ex. इतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड थी. और रिलीज कितनी हुई जब y और z बने? एनर्जी रिलीज when y and z are produced. So this will be u final. y का मास नंबर कितना? 60. या फिर उसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने? 60. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितने? E y. सिमिलरली z के लिए हम कितना लिखेंगे? 90 E z. तो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि टोटल एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज कितनी हुई होगी? टोटल एनर्जी रिलीज इट विल बी इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी. नहीं सॉरी, इस केस में जब हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, क्योंकि आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द प्रोडक्ट साइड इज मोर. ज्यादा स्टेबल वाले आपको पार्टिकल्स मिले थे ना. सो दिस विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. वैल्यूज डाल के आप टोटल एनर्जी को निकाल सकते हो. समझ में आया? एंड द सेम एनर्जी कैन आल्सो बी फाउंड बाय द मास एनर्जी इक्विवेलेंस. सो ऑल्टरनेटिवली आल्सो this total energy can also be given by the mass of the reactant minus mass of the product. reactant का मास कितना होगा? मास ऑफ x. और प्रोडक्ट साइड पे आपको क्या मिले हैं? y और z. सो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y एंड मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ z. सो दोनों इक्वेशंस में जो हमने एनर्जी जो लिखी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों एनर्जीज हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी. दोनों एनर्जीज हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल. सो ओनली देन योर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन विल बी वैलिड. So regarding the nuclear fission reaction, you have to remember one more point, that these reactions are spontaneous phenomena. Nuclear fission is spontaneous, but to split a nucleus, to split a heavy nucleus, we need to externally induce the reaction by injecting a particle into it. By injecting
a particle into it. तो सबसे पहले आप किसी एक पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवाते हो इस हैवी न्यूक्लियाई के अंदर. जनरली वो पार्टिकल क्या होता है, या तो अल्फा पार्टिकल होगा या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक पार्टिकल्स को हम लेके इस पे बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे. जो हैवी न्यूक्लियाई होगा वो उस एनर्जी को रिसीव करके और ज्यादा अनस्टेबल होगा और फिर डिसइंटीग्रेट होगा. और के बाद क्या होगा, फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं यूरेनियम आइसोटोप के फिशन का. सो यू विल बी हैविंग अ यूरेनियम आइसोटोप. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, और इसका मास नंबर है 235. दिस इज द जनरली फाउंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92. दूसरा आइसोटोप कौन सा होता है यूरेनियम का, 238. उसका मास नंबर कितना है, 238. नाउ व्हेन यू आर bombarding this uranium isotope with a neutron का सिंबल क्या होगा, 0 1. So this neutron and uranium will combine and form a unstable nuclei of uranium. Unstable nuclei of uranium. इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई का आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर बता सकते हो. सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हमेशा कंजर्वेशन रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से. न्यूट्रॉन का चार्ज 0, यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 92. तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनेगा उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 92. और आपका फिफ्थ कंजर्वेशन कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ द न्यूक्लियन नंबर. न्यूट्रॉन के पास 1 और यूरेनियम के पास 235. तो टोटल कितना हो गया, 236. So this will be the unstable nuclei of uranium. This will not disintegrate into its constituent particles. तो ये आपको याद रखना है. सबसे पहले आपको मिलता है बेरियम, having atomic number of 56 and mass number of 141, and krypton is 36 and 92. और साथ में आपको दो न्यूट्रॉन्स और मिलते हैं, Sorry, in this reaction you will get 3 neutrons as well. So this is one of the possible reaction for the fission of the uranium isotope. ठीक है, एक दूसरी possibility और है. Another possibility जो कुछ जगहों पे हमें देखने को मिलती है डिपेंडिंग अपॉन की टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी कैसे प्रोसीड हुई. यूरेनियम 92 235 का आपके पास आइसोटोप था, इसमें आपने बॉम्बार्डमेंट करवाया एक न्यूट्रॉन का, तो आपको अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो मिला था that was 92 and 236. This further disintegrated into xenon, having atomic number of 54 and mass number of 140, plus strontium. Strontium will be equal to how much, 38 and mass number of 94, plus 2 number of neutrons are further released in this process. ठीक है, तो यूरेनियम की इस टाइप से बहुत सारी अलग अलग रिएक्शन होती हैं. पहली रिएक्शन में देखोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले, 3. दूसरी रिएक्शन देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले, 2. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक रिएक्शन में एक ही टाइप के स्पीशीज मिलेंगे. डिपेंड करते, बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं सेम रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. तो जो आपको मिक्सचर जो मिलता है उसमें आपको बेरियम भी मिलेगा, क्रिप्टॉन भी मिलेगा, xenon, स्ट्रोंशियम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे. जितने भी ये न्यूट्रॉन्स निकले और जितने भी आपके पास रिएक्टेंट साइड पे पार्टिकल्स जो मिलेंगे, इन सबके पास भी कुछ एनर्जी और मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन एक सेल्फ सस्टेन रिएक्शन बन सकती है, जिसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन. तो चेन रिएक्शन को देखते हैं. जब आप किसी चेन फिशन की बात करोगे तो उसमें जो भी आपकी एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई होगी, या तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. जनरली इन 4 टाइप की एनर्जीज मिलने वाली हैं. सो हमने देखा कि जो आपको फ्रेगमेंट जो मिले आफ्टर रिएक्शन, या जब आपका न्यूक्लियाई टूटा तो आपको जो फ्रेगमेंट न्यूक्लियाई जो मिले, दे जनरली कंटेन 80 to 85% ऑफ द एनर्जी, रिलीज एनर्जी. वो इसके रूप में मिलती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में. कुछ एनर्जी आपके न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिली, विच जनरली कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर 3 to 5% ऑफ द एनर्जी, 3 to 5% ऑफ द एनर्जी. कुछ एनर्जीज आपको गामा रेज के एमिशन में मिलेगी, जो हम आगे देखेंगे. This energy generally constitutes for 2 to 4% of the total energy, and finally the rest of the energy goes into the excitation of the fragment nuclei. जब न्यूक्लियाई आपका ब्रेक हुआ, हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक हुआ दो लाइटर न्यूक्लियाई में,
तो लाइटर न्यूक्लियाई भी एक्साइटेड स्टेट में होता है इन एग्जैक्टली द सेम वे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में आता है एटम्स के अंदर। एटम्स में हमने देखा था कि जनरली जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अबाउट। जब उसको आप बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करते हो, जब बाहर से कोई फोटोन से या किसी भी चार्ज पार्टिकल से आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते हो, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब भी किसी न्यूक्लियस को एनर्जी मिलेगी तो न्यूक्लियस भी कुछ एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे जाते हैं जो उसकी बेस या ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई तो रिएक्शन में कुछ एनर्जी खुद न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा हायर एनर्जी स्टेट पे जाने के लिए, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो गामा एमिशंस को एमिट करते हैं। समझ में आया? तो जब एक रिएक्शन होगी तो उसमें गामा रेस कंटिन्यूअसली मिल रही होगी और साथ में कुछ एनर्जी खुद न्यूक्लियस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सो दिस एक्साइटेशन constitute for around 8 to 10% of the energy. कितनी एनर्जी रहती है? 8 to 10%. जो आपके पास एनर्जी है एक्साइटेशन फॉर द फ्रेगमेंट न्यूक्लियाई, दिस एनर्जी इज एमिटेड एज बीटा पार्टिकल। दिस एनर्जी इज एमिटेड एज बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस, या तो बीटा पार्टिकल्स के रूप में या फिर गामा रेस के रूप में, दोनों तरीकों से ये वाली एनर्जी रिलीज होती है। by these fragments after the nuclear reaction. ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास रिएक्शन जो हुई, उस रिएक्शन में कुछ इस तरीके से तुमने अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया कि इनिशियल अमाउंट तुमने अपने न्यूक्लियाई का इतना लिया था कि जब रिएक्शन हुई उसमें जो आपके पास अल्फा बीटा या गामा रेस जो निकली, साथ में कुछ न्यूट्रॉन जो निकले, वो न्यूट्रॉन के पास खुद कुछ एनर्जी होगी जो हमने जैसे पॉइंट नंबर 2 में देखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विच इज अराउंड 3 to 5%। ये न्यूट्रॉन्स उसी जगह पे रखे हुए जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे उसमें बॉम्बार्डमेंट करेंगे। दूसरा हैवियर न्यूक्लियाई वो डिसइंटीग्रेट होगा, फर्दर कुछ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देगा, वो न्यूट्रॉन सैंपल में रखे हुए बाकी जितने भी न्यूक्लियस हैं उनके साथ बॉम्बार्डमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपने इंड्यूस करवाया था एक सिंगल न्यूट्रॉन, लेकिन सिंगल न्यूट्रॉन ने आके सबसे पहले वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ बॉम्बार्डमेंट किया, उससे दो तीन चार अलग अलग टाइप के न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो सारे न्यूट्रॉन सैंपल में ही रखे बाकी अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ भी बॉम्बार्डमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जिसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? चेन रिएक्शन। और वो कह रहेगी साथ में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सेल्फ सस्टेन्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो आपके पास एक सेल्फ सस्टेन्ड फिशन रिएक्शन होगी जिसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। समझ में आया? न्यूक्लियर फिशन। आगे देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में क्या हो रहा था? दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बना रहे थे। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है ए जिसका मास नंबर है 5, और दूसरा एलिमेंट है बी जिसका मास नंबर है 6। ए और बी ने मिलके सी बनाया और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज की। तो सबसे पहले ये बताओ कि सी में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? वो डिपेंड करेगा कि ए और बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लिए थे। तो ए का हम मान लेते हैं कि आपने 2 मोल लिए ए के और बी के आपने लिए 3 मोल। तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? ए की तरफ से मिले 10, बी की तरफ से मिले 18। टोटल कितने हो गए? 10 + 18 मतलब 28। तो सी में न्यूक्लियॉन नंबर कितना मिलेगा आपको? 28, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हुई उसको आपने नाम दिया फ्यूजन एनर्जी। दिस इज योर फ्यूजन एनर्जी। सो इन दिस केस एनर्जी रिलीज टोटल, अगर आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है तो उसके दो अलग अलग तरीके हैं। या तो आप एनर्जी बैलेंस से निकाल लो या फिर आप मास एनर्जी इक्विवेलेंस से निकालो। So in the first way, you will say that the energy release delta E, it will be equal to the total energy of the product minus total energy of the reactant. Product की energy कितनी है? The binding energy per nucleon for the element C is EC. एक न्यूक्लियन के लिए था EC। टोटल कितने न्यूक्लियन थे C में? 28. So 28 into EC, this is the total energy of the product minus 2 into 5 times binding energy per nucleon for the element A
प्लस 3 into 6 times binding energy per nucleon for the element B. So either this will be the energy released in the equation in the reaction, या फिर दूसरा आप कैसे लिख सकते हो इसी एनर्जी रिलीज को मास एनर्जी इक्विवेलेंट से। तो मास डिफेक्ट कितना आया होगा आपके पास, मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना है, 2 टाइम्स मास ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ बी। ए और बी का हमने मास किसका लिखा है, न्यूक्लियस का, माइनस मास ऑफ सी, माइनस मास ऑफ सी। और इस पूरी रिएक्शन को अगर आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप मासेस को किस यूनिट में ले सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ से भी आपको एनर्जी मिलेगी। दोनों एनर्जीज हमेशा क्या होंगी, इक्वल। तो आपके पास प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप की आ सकती हैं जहाँ पे आपको पहली और दूसरी में से कोई एक डेटा मिसिंग होगा, बाकी सारा का सारा डेटा गिवन होगा। ईदर ही कैन आस्क यू टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द एलिमेंट ए, बी और सी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देगा, बी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देगा, लेकिन ए का नहीं देगा। ए को आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट कैसे करोगे, मासेस आपको न्यूक्लियस के गिवन होंगे, न्यूक्लियस के मासेस आपको गिवन होंगे, तो वहां से आप बोल दोगे कि मास ऑफ ए आपको पता था, बी पता था और सी पता था। तो अपने सेकेंड रिएक्शन से एनर्जी रिलीज को निकाला और उस एनर्जी रिलीज को अपने एनर्जी वाली फॉर्म से इक्वेट करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द एलिमेंट ए निकाल लिया। समझ में आया, ठीक है। सो जनरली जो इस टाइप की आपको फ्यूजन रिएक्शन जो करनी होती है, यहाँ पे आपको दो लाइटर न्यूक्लियाई जो लाने हैं उनका डिस्टेंस आपको बहुत बहुत कम करना पड़ता है, बहुत क्लोज डिस्टेंस पे उनको लाना पड़ता है, तभी वो आपस में फ्यूज होंगे। और इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे लाने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है दैट इज ट्रिमेंडसली हाई। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, एंड दैट टेम्परेचर जनरली लाइज इन द रेंज ऑफ 10⁶ to 10⁷ केल्विन, 1 लाख केल्विन। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको केल्विन में टेम्परेचर कितना मिलता है, लगभग 300 डिग्री, 300 केल्विन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 लाख केल्विन की। सो द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी हाई। सो फ्यूजन रिएक्शन जनरली हम आपको नेचर में खुद से देखने को नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्स एंड द सन। स्टार्स और सन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो वहां पे आपके पास फ्यूजन रिएक्शन होती है। अदरवाइज किसी लैब में आप इजीली फ्यूजन रिएक्शन को नहीं डेमोन्स्ट्रेट करवा सकते, ठीक है। तो यहां तक तो हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। अब आपके पास मेन टाइप की रिएक्शंस आती है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन, सो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जनरली आपके पास क्या होगा, एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई होगा X जो डिसइंटीग्रेट होगा स्टेबल न्यूक्लियाई Y में, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दिस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। तो जनरली हमें नेचर में 3 टाइप की रेज या एमिशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अल्फा एमिशन, दूसरा बीटा एमिशन और तीसरा गामा एमिशन। जितने भी आपके पास रेडियो एक्टिव डिकेज जो होंगे या रेडियो एक्टिव रेज जो मिलेंगी, दीज विल बी ईदर ऑफ एनी ऑफ दीज। एक सिंगल रिएक्शन में हो सकता है आपको सिर्फ अल्फा एमिशन मिले, सिर्फ बीटा एमिशन मिले, सिर्फ गामा एमिशन मिले, या हो सकता है एक ही रिएक्शन के अंदर आपको ये सारी की सारी भी मिल जाए। सो इन अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन, any of these can be emitted. Any of these can be emitted. ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा अल्फा एमिशन। अल्फा एमिशन हुआ किस वजह से, ड्यू टू द शॉर्ट रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज इन द लार्ज साइज न्यूक्लियस, रिपल्शन फोर्स आर नॉट बैलेंस्ड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेज। ये बात हम ऑलरेडी अब तक बहुत बार कर चुके हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियाई जो होते हैं उसमें प्रोटोन प्रोटोन के बीच का रिपल्शन जो है वो तभी आप बैलेंस कर पाओगे जब प्रोटोन के सराउंडिंग में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे जो रिपल्शन फोर्स को क्या कर रहा होगा, काउंटरएक्ट कर रहा होगा। अगर न्यूक्लियाई के अंदर इस टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए तो प्रोटोन के ऊपर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, प्रोटोन के ऊपर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो प्रोटोन बाहर निकलेगा,
प्रोटॉन के ऊपर अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा हुआ तो प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ में आएगा? तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रोटॉन बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? तो उस टाइप के प्रोटॉन वाले पार्टिकल्स को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, उसको हम नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल। सो फॉर द एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, say for example you are having an element X having the atomic number as Z and mass number as A, ये निकला तो आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल मिला। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम 24, हीलियम का न्यूक्लियस। अब ये बताओ हमारे पास कॉन्जर्वेशन लॉस क्या बोलेंगे कि चार्ज कॉन्जर्व रहना चाहिए। X का अगर एटॉमिक नंबर था Z और हीलियम कितना प्रोटॉन्स ले गया, 2, तो आपको Y में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे, Z-2। सो हम Y में क्या लिखेंगे, Z-2। सिमिलरली मास नंबर की बात करो तो X का मास नंबर कितना है, A, हीलियम कितने न्यूक्लियॉन्स ले गया, 4, तो आपको Y में रिमेनिंग कितने मिलेंगे, A-4। साथ में समझ में आया? और साथ में कुछ आपको एनर्जी मिलेगी, डेल्टा E। So this is the general equation for the alpha emission. This is the general reaction for the alpha emission. समझ में आया? तो अल्फा एमिशन को आप बोलोगे क्या? This is the nucleus of helium 24, which can also be represented as helium 2+। क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस की बात की जा रही थी, इसलिए हीलियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपको लेके जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहे होंगे, 2। जब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस रह गया, जिसको आपने नाम दिया अल्फा पार्टिकल का। समझ में आया? तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहेगा, इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका मास कितना होगा, 4 यूनिट्स। मास नंबर कितना होगा इसका, 4 यूनिट्स। अगर हम इसकी एनर्जी निकालें, so the energy released in this equation delta E, it will be equal to the mass of the nucleus X, sorry, mass of the nucleus Y plus mass of nucleus, हम मास के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू mx एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू my प्लस मास ऑफ हीलियम। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पे आप मासेस किस यूनिट्स में रखोगे, एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो आपको इस रिएक्शन की एनर्जी रिलीज मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब भी आपके पास X टूट के Y और हीलियम पार्टिकल में मिला, Y एलिमेंट और एक अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड रहेगा। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन मिलेगा। X जो आपका न्यूक्लियर था वो हमेशा स्टेबल ग्राउंड स्टेट पे रहता है, जिसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहा, 0। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलेगा कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास जो एलिमेंट X था, ये एलिमेंट जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होके आपको एक तो पार्टिकल मिला Y जो एक डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा आपको मिलेगा अल्फा पार्टिकल जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल आल्सो मैटर। So let us say that the velocity of the alpha particle is v alpha and velocity of the element y is v y। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन क्या बोलेगी, इनिशियल मोमेंटम 0 इज इक्वल टू मास ऑफ y इनटू वेलोसिटी ऑफ y, और अल्फा पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने साइन क्या यूज किया, माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस। जो भी आपको एनर्जी जो मिलेगी वो एनर्जी कौन कौन लेके गए होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको Y और अल्फा पार्टिकल मिले, तो जितनी भी एनर्जी मिली है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। सो द सेम एनर्जी डेल्टा E, it will be equal to the kinetic energy of the element Y, so half my into Vy square plus kinetic energy of the alpha particle, which is equal to half m alpha into V alpha square. This is your equation number 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके आप एक जनरल रिलेशन निकाल सकते हो, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल K alpha, it is equal to the total energy released in the reaction delta E multiplied by A minus 4 multiplied by A minus 4 divided by A.
This relation may directly be used for solving some numerical problem. समझ में आया? जहां पे आप इस वाले फॉर्मूले को भूल जाओ, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली और दूसरी इक्वेशन, पहली मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल में जो भी आपसे डेटा पूछा होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा एमिशन समझ में आया? बीटा डीके पे आते हैं। बीटा डीके होता क्यों है? so that the composition of the nuclei will become more stable in respect for balancing the internal forces. यहाँ पे भी आपका जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होगा इस रूप से कि जो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारे क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो बीटा एमिशन फर्दर 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले बीटा माइनस एमिशन। बीटा माइनस एमिशन के अंदर क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द बीटा माइनस पार्टिकल्स जो होते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल्स, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। These are emitted from the nucleus, inside the nucleus, when a neutron decays to a proton. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन था वो डिके होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। वो किस में डिके होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस चीज को ध्यान रखना, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिजाइडिंग विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पहले से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए। जैसे जैसे हम हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे प्रोटॉन की स्टेबिलिटी के लिए आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन एक केस ऐसा आया जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने ज्यादा हो गए कि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां पे न्यूक्लियस बोलेगा कि मैं अभी अनस्टेबल हूं। तो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन वो डिके हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन बना वो इतनी एनर्जी लेके बनता है कि वो बाहर जाके किसी ऑर्बिट में नहीं घूमने लगेगा, वो एटम से ही बाहर निकल जाएगा। और सिंस वो वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन के डीके से बना है वो एटम से बाहर चला गया, तो वो आपको बीटा एमिशन के रूप में दिखेगा। वो आपको बीटा एमिशन के रूप में दिखेगा। तो हियर इन दिस केस अ न्यूट्रॉन इज डिकेइंग इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज -1 एंड 0। तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कंजर्वेशन और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का कंजर्वेशन, वहां से आप प्रोटॉन के बारे में क्या लिखोगे? प्रोटॉन विल बी हैविंग 1 and 1। सिंबल समझ में आया? और बीटा माइनस एमिशन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन है वो डिसइंटीग्रेट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी जनरल रिएक्शन को हम कैसे लिख लेंगे? अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर है z और मास नंबर है a, अगर इसने बीटा माइनस एमिशन दिया तो इसमें आपको क्या मिला होगा? इलेक्ट्रॉन मिला होगा डेफिनेटली। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर व्हिच इज कॉल्ड एज बीटा माइनस एमिशन, which is called as बीटा माइनस एमिशन। तो आपको जो एलिमेंट y मिला, अब y का अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखने हैं तो कंजर्वेशन से लिख लो। x में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? z। इलेक्ट्रॉन कितने ले गया? -1। तो y में कितने मिले होंगे? z +1। सिमिलरली x का न्यूक्लियॉन नंबर a, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियॉन नंबर 0, तो y का न्यूक्लियॉन नंबर कितना मिला? a। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये बताओ x और y इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये आइसोटोप कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा, आइसोटोन्स कहलाएंगे या फिर आइसोडाइफर्स? आइसोबार होते हैं वो सारे एलिमेंट जिनका सेम मास नंबर हो। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। सेम एटॉमिक नंबर तो नहीं है, तो वो गलत। आइसोबार नहीं है क्योंकि इन दोनों का मास नंबर क्या है? सेम। आइसोटोन्स कौन से होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। और आइसोडाइफर्स जहां पे डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन नंबर विल बी सेम। difference in the neutron and protons will be same, those will be isodiapher। तो बीटा माइनस एमिशन के अंदर आपको क्या मिलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, अगला आता है आपके पास बीटा प्लस एमिशन। बीटा प्लस एमिशन के अंदर क्या हुआ? दोबारा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे? अ प्रोटॉन 1 and 1 will disintegrate into a neutron 0 and 1 and a special type of particle which is positron, positron is exactly same to the electron
बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन इज द चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है, +1। जितना मास आपके इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास आपके पॉजिट्रॉन का भी है। इस पॉजिट्रॉन को हम नाम क्या देते हैं, बीटा प्लस पार्टिकल। दिस इज योर बीटा प्लस पार्टिकल। नाम क्या है इसका, पॉजिट्रॉन। समझ में आया? तो आपको बीटा प्लस एमिशन कब मिलेगा, जब न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, और साथ में उसने एक पॉजिट्रॉन एमिट किया। ये कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दैट प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। जो नया न्यूट्रॉन बनेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस क्या हो देंगे, बढ़ जाएंगे। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगाएंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाने की वजह से रिपल्शन फोर्स को काउंटरएक्ट करेंगे और आपका न्यूक्लियस क्या बनेगा, स्टेबल। समझ में आया? तो इस केस में आपकी जनरल रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, if the element X was having an atomic number of Z and mass number of A, तो हमें बीटा प्लस एमिशन में ये पता है कि पॉजिट्रॉन जरूर एमिट हुआ होगा, तो +1 और 0 हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो एक दूसरा एलिमेंट मिला Y के बारे में आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कंजर्वेशन करो। तो Z था, X में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, Z, और पॉजिट्रॉन कितने प्रोटॉन्स ले गया, एक सिंगल प्रोटॉन ले गया, तो Y के पास कितने रह जाएंगे, Z -1। मास नंबर की बात करो तो X में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A, पॉजिट्रॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 0, तो Y में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने रहेंगे, सेम, A। समझ में आई बात? ठीक है, दिस विल बी योर बीटा प्लस एमिशन। देन द थर्ड वन इज K कैप्चर। K कैप्चर में क्या होता है, जो आपके पास न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, अपने सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। न्यूक्लियस के पास सबसे क्लोजेस्ट विसिनिटी में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो K ऑर्बिट में होगा, KLMN। K ऑर्बिट कौन सा होता है, जिसका n कितना है, 1। तो न्यूक्लियस अपने सबसे नियर बाय वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, इसलिए हम नाम क्या देते हैं, K कैप्चर। नाम क्या दिया, K कैप्चर। जो इलेक्ट्रॉन उसने कैप्चर किया, न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एक स्टेबल न्यूट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होगी, प्रोटॉन 1 will capture an electron from the shell K and it will transform into a stable neutron 0 and 1। समझ में आया? ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है दिस हैज केम फ्रॉम द K शेल, इसलिए आपकी रिएक्शन का नाम है K कैप्चर। ठीक है, जो आपके पास बीटा एमिशन जो है, इन बीटा एमिशन में अगर आप देखोगे 3 टाइप के, बीटा प्लस, बीटा माइनस और K कैप्चर। इन तीनों में ही हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर का ईदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टेबल फॉर्म। समझ में आई बात? ठीक है, जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप के बीटा एमिशन हुए तो यहाँ पे हमें दिखा कि देयर वर द वायलेशन ऑफ द कंजर्वेशन लॉज इन द एवरी बीटा डिके। जैसे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमें वैलिड नहीं मिली। दूसरी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस वाज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी हमारे पास वैलिड नहीं हुआ। और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों लॉ हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुए। सिंस ये सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हमने बोला कि हमारी जो रिएक्शन हुई है उसमें हमें दिखा था बीटा पार्टिकल, लेकिन बीटा पार्टिकल के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी ऐसे मिले होंगे जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अपनी रिएक्शन के अंदर। हमने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया, सबसे पहले तो ये सोचते हैं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक लेड का ब्लॉक लिया, दिस ग्रीन कलर्ड इज अ लेड ब्लॉक। लेड ब्लॉक के अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जो डिके हो रहा था। डिके होगा तो यहां से कुछ रेज एमिट होंगी। इसमें जो रेज जो एमिट हो रही थी, दो टाइप के पार्टिकल्स मिल सकते हैं, या तो अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स को अलग अलग पाथ में ले जाने के लिए हमने अपने सेटअप में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई। हमने सेटअप में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई विच इज इनवर्ट द प्लेन ऑफ पेपर।
जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय Q V क्रॉस B। हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता थी बी वेक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर फोर्स की एक डायरेक्शन होगी, और अगर आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ऊपर एक स्क्रीन लगाई, ऊपर की तरफ एक स्क्रीन लगाई, और एक स्क्रीन हमने नीचे की तरफ लगाई, एंड दिस स्क्रीन वाज कोटेड विद सम स्पेशल एलिमेंट्स। स्पेशल पार्टिकल्स के साथ हमने इन दोनों स्क्रीन को क्या किया, कोट किया। अल्फा पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में सारे के सारे चले गए, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से सारे अल्फा पार्टिकल्स या सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक तरफ गए, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो दूसरी तरफ आ गए। दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो हमें ये पता चला कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकले, जिसको आपने नाम दिया अल्फा पार्टिकल्स का, स्टडी कर चुके हैं। दूसरे हमें कुछ पार्टिकल्स मिले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो आपको बीटा एमिशन में मिले। लेकिन बीटा एमिशन में हमने देखा कि हमारा कॉन्जर्वेशन लॉस वैलिड नहीं था। तो तीसरे टाइप के कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले होंगे जो दोनों स्क्रीन पे ही नहीं टकराए, इट मींस वो न्यूट्रल पार्टिकल्स रहे होंगे। समझ में आया? वो न्यूट्रल पार्टिकल्स आपके दोनों ही स्क्रीन पे ना टकरा के सीधे सीधे चले गए, ऐसे पार्टिकल्स को हमने बोला गामा रे, सॉरी, ऐसे पार्टिकल को हमने बोला न्यूट्रिनो। इनके पास कोई चार्ज नहीं था, दे वर वॉइड ऑफ एनी चार्जेस, इसलिए न्यूट्रल, और न्यूट्रल से नाम बना इनका न्यूट्रिनो। क्या नाम बना? न्यूट्रिनो। समझ में आया? This unidentified particle, neutrino, was responsible for conserving all the laws. जैसे देखते हैं, ये पॉली की हाइपोथेसिस थी, जिसने बोला कि जब बीटा डिके हुआ तो इसमें एक एडिशनल पार्टिकल और साथ में आपका मिला होगा। One additional particle would also be received, and this additional particle is called as neutrino, which is responsible for the missing data, which makes the conservation laws valid. So according to Pauli, सब जो न्यूट्रिनो था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि न्यूट्रिनो का चार्ज जो होगा इट इज जीरो लाइक द फोटोन। सेकंड, जो आपके पास न्यूट्रिनो है इट इज एन एनर्जी पार्टिकल लाइक फोटोन, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन करना था इसलिए फोटोन की तरह इसके पास कुछ एनर्जी रहनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं मिली थी, काइनेटिक एनर्जी सारी सारी बीटा पार्टिकल लेके गए थे। अगर न्यूट्रिनो का कुछ मास होता तो उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएटेड होती, इसलिए हमने न्यूट्रिनो का मास कितना बोल दिया, जीरो लाइक अ फोटोन। देन द रेस्ट मास इज जीरो लाइक अ फोटोन, उसका मास भी जीरो है और उसका चार्ज भी जीरो है। फोर्थ पॉइंट, इट कैरीज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम लाइक अ न्यूक्लियस, और लाइक अ न्यूट्रॉन, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी तरीके से न्यूट्रिनो का भी क्या होगा, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। देन द फिफ्थ पॉइंट, इट कैरीज अ लीनियर मोमेंटम लाइक फोटोन। ये 5 हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर फोर्थ प्रॉपर्टी को दोबारा देखें, इट कैरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम लाइक अ न्यूक्लियस, तो जो भी आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस 1/e(h/2π). दिस विल बी द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिनो। ठीक है, तो हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर, बीटा प्लस डिके के अंदर न्यूट्रिनो मिलेगा, एंड दिस न्यूट्रिनो will be denoted by nu। और जो आपके पास बीटा माइनस डिके जो है, बीटा माइनस डिके, उसमें आपको मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो, which is denoted by nu bar। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में क्या फर्क है, सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। न्यूट्रिनो की स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक डायरेक्शन में, तो एंटी न्यूट्रिनो की कहें ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो कंबाइनिंग दीज टू, अगर हम दोबारा से अपनी बीटा माइनस डिके की बात करें तो उसकी क्यू वैल्यू भी समझते हैं और उसकी फाइनल रिएक्शन समझते हैं। तो बीटा माइनस डिके के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था, बीटा माइनस डिके में एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था। तो हमारे पास जो एलिमेंट एक्स था, जिसका एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है a, ये डिसइंटीग्रेट हुआ y में, और साथ में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला -1 और 0। तो y को हमने क्या लिखा, z +1 एंड a, साथ में आपको क्या मिलेगा, एक बीटा माइनस डिके में आपको मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो, तो साथ में आप न्यू बार भी लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट अगर हम लिखें, सो मास डिफेक्ट डेल्टा m, it will be equal to the mass of the
रिएक्टेंट, तो अगर हमें x के एटम का मास अगर पता है, सो माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ x के न्यूक्लियस का मास मिल गया, माइनस प्रोडक्ट साइड पे देखो तो आपके पास y है और इलेक्ट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो का तो कुछ मास नहीं है, तो उसका तो मास कंसिडर नहीं होगा। अगर हमें मास y के एटम का दिया हुआ है, तो y के न्यूक्लियस का मास कैसे निकालोगे? मास ऑफ y माइनस z प्लस 1 टाइम्स माइनस z प्लस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ y, और साथ में हम क्या लिखेंगे? प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन plus mass of electron. This quantity will give you the total mass of the product. So पहली quantity mass of the reactant minus mass of the product will give you the mass defect of the reaction. So this mass defect delta m, if you will calculate, this will come out to be mass of the element x minus mass of the atom y. Mass of the atom x minus mass of the atom y. तो इस reaction की Q value कितनी होगी? Delta m into c square, which can be written as mass of x minus mass of y multiplied by 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? बीटा माइनस डीके। आगे देखो बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या हुई? x having z and a disintegrated into a positron. बीटा प्लस डीके के अंदर हमें क्या मिला होगा? पॉजिट्रॉन। so that will be e 1 and 0. तो साथ में मिला y जो था z minus 1 having an atomic number of a प्लस बीटा प्लस डीके के अंदर हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिनो। यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूट्रिनो। अब इस रिएक्शन की मास डिफेक्ट की बात करो, देन मास डिफेक्ट डेल्टा एम। अगेन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द एटम एक्स माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली क्वांटिटी तो हमें क्या मिल गई? मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्स। फिर प्रोडक्ट साइड पे देखो आपके पास कौन कौन से मासेस आ रहे हैं। सबसे पहले आएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस y, विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम y माइनस z माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन का मास आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था, तो हमने डायरेक्टली प्लस एम ई लिखा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई माइनस 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन minus 2 times mass of electron. So correspondingly, the Q value of this reaction, it will be equal to delta M into C square, which can be given by mx minus my minus 2 times mass of electron multiplied by 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? बीटा प्लस डीके। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल क्वांटिटी आई है -2 me, जो हमारे पास पहले नहीं थी। ठीक है, लास्ट वन इज योर के कैप्चर। के कैप्चर के अंदर हमारे पास कोई भी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारी जनरल रिएक्शन क्या है? x having an atomic number of z and mass number of a, when it captured an electron from the K shell, it transformed into another element y having z minus 1 and 0, और साथ में यहाँ पे हमें न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो कोई भी मिल सकता है। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही मिल सकते हैं टू कंजर्व द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो इसके लिए अगर हम मास डिफेक्ट लिखें, इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट डेल्टा एम, सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड पे आपके पास क्या क्या है? एक्स और इलेक्ट्रॉन। तो एक्स का मास कैसे लिखेंगे? मास ऑफ एटम एक्स माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, दिस इज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ y मिले, सो दैट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस y माइनस z माइनस 1 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम आपको मिलेगा मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, विच विल कम आउट टू बी एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, और एम एक्स
माइनस my इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? तीनों टाइप के बीटा डिके और उनका क्यू वैल्यू समझ में आया? लास्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ गामा एमिशन। गामा एमिशन का रीजन क्या था कि जब भी आपके पास कोई न्यूक्लियर डिके हुआ तो वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद न्यूक्लियस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और वो अपनी ग्राउंड एनर्जी से एक्साइट होके हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। हायर एक्साइटेड स्टेट पे जो आपके पास न्यूक्लियर है वो अनस्टेबल था, तो वो अपनी सिर्फ एनर्जी को रिलीज करेगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा इस केस में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब वो एनर्जी को रिलीज करे तो वो पार्टिकल जो निकलते हैं उन पार्टिकल को हमने बोला गामा रेज। उन पार्टिकल्स को हमने क्या बोला? गामा रेज। तो यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट एक्स था, जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसने एक अनस्टेबल न्यूक्लियर बनाया वाई का, और साथ में हो सकता है एक अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल उसने एमिट किया। अब जो वाई के ऊपर हमने स्टार लगाया है, ये स्टार साइन क्या बता रहे कि वाई का न्यूक्लियर जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट पर है, जिसका एनर्जी कंटेंट क्या है? ज्यादा। तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए ये वाई स्टार वाला पार्टिकल एक स्टेबल न्यूक्लियर वाई में बनेगा और साथ में कुछ गामा रेज एमिट करेगा, साथ में कुछ गामा रेज एमिट करेगा। समझ में आया? गामा रेज का एमिशन रीजन क्या था? तो अल्फा, बीटा और गामा रेज, इनके बारे में आपको एक लास्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है। द पेनिट्रेटिंग पावर विल बी लाइक अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बीटा पार्टिकल से लेस है, और गामा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो जब भी कोई न्यूक्लियर डिके होते हैं तो आपके पास तीनों टाइप की रिएक्शन होती होंगी, अल्फा डिके भी हो रहा होगा, बीटा डिके और गामा डिके। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी डिके है? गामा डिके, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा। द गामा रेज आर सो having such a penetrating power that it can also pass through a lead block. It can also pass through a lead block having a thickness of 200 mm. 2 सेंटीमीटर का अगर आपके पास एक लेड ब्लॉक होगा तो वो उसको भी क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर सिर्फ इतनी कम है कि वो 1 mm के लेड ब्लॉक से ही शील्ड हो सकती है। तो जो भी आपके पास रिएक्शन हो रही होती है ना, उसमें हम कई बार कोई प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं अल्फा या बीटा पार्टिकल्स के लिए। अगर आपको प्रिकॉशन लेना भी हो तो हम कोई एक फॉइल यूज कर लेते हैं लेड की। लेकिन जो आपके पास गामा एमिशंस हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको थिक ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं लेड के, so that the gamma rays will not be coming into your contact. समझ में आया?